हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का जो चैप्टर हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और अपनी आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान पढ़ेंगे। और बच्चों, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इससे आपको कुछ लाभ हो रहा है, तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। देखो, इससे पहले हमने यूरोपीय संघ पढ़ा था। ठीक है बेटा, देखिए यूरोपीय संघ चैप्टर पढ़ा था, यूरोपीय संघ वाला टॉपिक पढ़ा था हमने। ये देखिए, ये यूरोपीय संघ का झंडा है, ये रहा। और ये जो सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना गया है। तो ये रहा हमारा यूरोपीय संघ का झंडा। इसके बाद हमने जो अपना अगला टॉपिक पढ़ा था वो था दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ पढ़ी थी वो हमने, देखो, 5 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और बाद में 5 ही देश इसमें शामिल हो गए। तो आसियान के जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 10। ये 2 पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। ये दो जो शक्ति के केंद्र हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा शक्ति का केंद्र चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हम अब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उद्देश्य को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक बता रहा है। देखो, कार्टून मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला कार्टून। ये देखो, ये जो ड्रैगन है, ये चीन की जो बड़ी दीवार है उसका वो दिखाई दे रही है, ये चीन की दीवार। और ये जो है ये ड्रैगन की तरह बढ़ रहा है। ड्रैगन देखा ना कितना मतलब शक्तिशाली होता है, तो चीन को ड्रैगन की भांति दिखाया गया है। ठीक है, और ये कोई और दूसरी महाशक्ति, कोई देश हो सकता है जो चाइना की ताकत को रोकने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम वापस आते हैं। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है, और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, चीन आबादी में नंबर 1 पे है ना। सबसे अधिक जनसंख्या पूरे विश्व में, सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। और सबसे बड़ा भूभाग संसाधन है। क्षेत्रीय जो स्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो सोवियत मॉडल पर आधारित है। चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित है। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया था। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे, जो सामान वो दूसरे देश से मंगाते थे उनको धीरे धीरे अपने ही देश में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वस्थ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रहती जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया था। ठीक है, कब किया था? 1972 में, 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाकर अपने आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास को खत्म किया था। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति अपनाई। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करो। 1978 में, ये रहा, 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चलिए, और इससे पहले क्या था? 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट, अगला नहीं, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। जो हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कथन और कारण वाले, उसमें इस तरीके से पूछ लेते हैं, बता देते हैं, कथन और कारण दे देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया अपने। चलिए, कुछ पॉइंट जो पिछले पॉइंट हैं उसमें भी मैं आपको अंडरलाइन करा देती हूँ। ये रहा, इसमें नोट डाउन कर लो। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। चलिए आगे आते हैं। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया।
अर्थव्यवस्था संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया था। 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया था चीन ने, और व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है। यहाँ विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा रहे हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उभरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ सेज के, ये सेज की फुल फॉर्म आ जाती है लिखने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और हिंदी में है विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था। 2001 में हुआ था चीन WTO में शामिल, विश्व व्यापार संगठन में। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। अब चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग बेरोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है, और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है चीन के साथ भारत के संबंध। अब हमने चीन तो पढ़ लिया है, अब देखो साधारण से शब्दों में जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम उस चाइना के साथ अपने वो संबंध देख लेते हैं। देखो बच्चों, चीन के साथ भारत के संबंधों की अगर हम बात करें तो जो 2 रुपये वाला पेन आप लोग खरीदते हैं वो मेड इन चाइना है। इसी के साथ साथ जो भी चीज़ें, देखो मोबाइल फ़ोन है
उसमें भी आप बैटरी वगैरह देखोगे, और ज़्यादातर मोबाइल भी मेड इन चाइना है, चाइना से ही आ रहे हैं भारत में। और भी अगर हम बात करें तो कपड़ों का भी है सेम। और जब दीपावली आती है तो आप जो सबसे सस्ती सी लड़ियाँ खरीद कर लाते हो, जो आपको 10-10 और 20-20 रुपए में मिल जाती हैं, वो सभी सामान चाइना से आयात किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो खेल खिलौने होते हैं, बच्चों के खेल खिलौने, उन पर भी अगर आप नोटिस करोगे, मतलब देखा करो उनको, कि मेड इन, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर खिलौने भी आपको चाइना से ही आयातित मिलेंगे। तो इतने सारे सामान चीन से भारत में आ रहे हैं। इनको देख कर के चीन के साथ भारत के संबंधों का काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पर। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे। अब पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था, और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासनकाल में चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था, और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना दे करके चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी घनिष्ठता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके, और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और 1965 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी थी। एक 62 में और एक 65 में, सॉरी अभी फ़िलहाल 62 की बात हो रही है। 1962 में लड़ पड़े, और 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, और भारत चीन संबंधों पर इसकी दीर्घकालीन असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त हो रहे। इसके बाद धीरे धीरे
दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होना शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू हुई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी हैं। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मामलों पर भी सहयोग के लिए राजी हुए जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि। तो बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पर, और जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है और कार्टून है वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप अपने इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो को देखते रहें और लाभ उठाते रहें। थैंक यू बच्चों।